हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और पोलराइजेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, इंसुलेटर्स को ही बोलते हैं। तो इंसुलेटर का नाम जब इंसुलेटर था तो डाइलेक्ट्रिक और क्यों रखा, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम किसी इंसुलेटर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि डाइपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस होता है। इस वजह से हम इंसुलेटर्स को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब उसके बाद आती है कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन हमने देखा था कि जब भी हम किसी इंसुलेटर को, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक, तो मतलब जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या आ जाता है, कुछ डिस्टेंस आ जाती है, कुछ ना कुछ अपनी जो पोजीशन है उससे वो शिफ्ट हो जाते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। उस वजह से उनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक डिस्टेंस आ गई तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया कि एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल है वहाँ पे क्या बन गए, उनके डाइपोल्स बन गए। अब डाइपोल का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, मतलब डाइपोल मूवमेंट्स बन गए। अब होता क्या है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को जब रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अमाउंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो बनता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट। फिर से डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उन सबके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट्स बनते हैं उनका अमाउंट क्या होता है, डिफरेंट। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक टर्म नई इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या बताती है कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को अपन किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से कितने डाइपोल मूवमेंट बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ओवरऑल बात कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन पी क्या होता है, पोलराइजेशन पी कि पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कि जब भी आपने एक डाई इलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर जो डाइपोल्स बने उनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो डाइपोल मूवमेंट कितना है, किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, किसका मैग्नीट्यूड, पोलराइजेशन का, वो अपन उसको रेफर करते हैं कैसे, एज ए पोलराइजेशन डेंसिटी। मतलब पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी सेम थिंग है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। क्या बताता है, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो बात हो गई इसकी। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। मतलब मैं क्या करता हूँ, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या आता है, रिडक्शन आता है। कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो यहाँ पे दोनों साइड में क्या हुआ है, आपके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अपन ने इसको रखा हुआ है। इट्स मॉलिक्यूलर डाइपोल्स अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अपन क्या करेंगे, किसी डाइलेक्ट्रिक को कहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर क्या बनेंगे, डाइपोल्स। और डाइपोल्स अपने आप को, जो डाइपोल है अपने आप को कैसे अलाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। दिस रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड एवरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द स्लैब हैज अ डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई। The positive charges of the dipole of the first vertical column cancel the negative charges of the dipole of second column। क्या मतलब है इस चीज़ का, एक बार ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में ही है जो है, जो आपको मेन चीज़ समझनी है वो डायग्राम में ही है। हुआ क्या कि पहले मैंने क्या करा कि ये आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दोनों नहीं थे, इसका मतलब क्या है कि जब आपका ओनली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, अब उसके अंदर कहीं डाइपोल्स बन रहे थे क्या, नहीं बन रहे थे। उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, आपके इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो मैं क्या देखता हूँ उसके अंदर क्या बन गए, डाइपोल्स बन गए। डाइपोल्स बन गए, एक तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव, और एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव।
तो अब ये जो चीज़ है ये अपन को समझनी है कि ये आपका डायग्राम बहुत अच्छे से समझो, ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंप्लीट क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब उसके अंदर जैसे ही मैंने क्या करा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बन गए आपके छोटे छोटे डायपोल्स बन गए। मतलब जो एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स थे उसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन से न्यूक्लियस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। तो इस वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपन इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड में आ रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ रखे हैं। और ऐसे ही मैं क्या देखता हूँ कि सारे के सारे जो पॉजिटिव वो किधर आ रखे हैं, ये देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, किधर की तरफ इनका फेस है, राइट हैंड साइड की तरफ फेस है। आ रहा है समझ में? ये देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स का फेस कौन सी तरफ है, लेफ्ट फेस है, और जो प्रोटॉन्स है उनका कौन सा फेस आ रहा है, राइट फेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव, और प्रोटॉन्स किधर की तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। जो प्रोटॉन्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ। अब बात क्या आती है कि अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि यहाँ पे अगर अपन बात करें कि यूनिफॉर्म ये डायपोल बन गए, अगर अपन जनरल बात करें कि ये यूनिफॉर्म डायपोल यहाँ पे बन गए हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम ये है कॉलम 1, ये लंबी की लंबी जो है ये लंबी की लंबी ये क्या है कॉलम 1, ऐसे ही ये क्या है कॉलम 2, ऐसे ही ये क्या है कॉलम 3, और ये क्या है कॉलम 4। किसकी कॉलम से, ये डायपोल्स की कॉलम है। मतलब अंदर जो एटम या फिर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अलाइनमेंट आ गया है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग होने की वजह से जो डिस्टेंस आ गई है, तो जो डायपोल मूवमेंट बन गए। अब वो जो डायपोल्स बने हैं उस डायपोल्स की अपन बात कर रहे हैं कि वर्टिकल, अपन बात कर रहे हैं कि वर्टिकल जो कॉलम्स है। अब वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आपको जो समझने वाली बात है वो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये देखो ये क्या है पॉजिटिव, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो पॉजिटिव है उसके जस्ट पास में सेकंड कॉलम का क्या है नेगेटिव। बहुत ढंग से देखना, फर्स्ट कॉलम का जो पॉजिटिव है वहीं उसी के जस्ट पास में सेकंड कॉलम का क्या है नेगेटिव। ऐसे ही सेकंड कॉलम का जो पॉजिटिव है उसके पास में थर्ड कॉलम का नेगेटिव, और ऐसे ही थर्ड कॉलम का जो पॉजिटिव है उसके पास में फोर्थ कॉलम का नेगेटिव। अब अपन को पता है कि सारे के सारे सेम अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो इसके अंदर इसका मतलब जो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, नेगेटिव का। इसका मतलब जो पॉजिटिव होगा डायपोल का जो पॉजिटिव अमाउंट होगा मैग्नीट्यूड होगा वो कैंसिल कर देगा किसको, नेगेटिव को, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, साइन क्या हो गया अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो एक क्या नेगेटिव। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने भी पॉजिटिव है, फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने भी पॉजिटिव है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे किसकी वजह से, सेकंड कॉलम के नेगेटिव की वजह से। और ऐसे ही सेकंड कॉलम के पॉजिटिव किससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, थर्ड कॉलम के नेगेटिव, और थर्ड कॉलम के जो पॉजिटिव वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फोर्थ कॉलम के नेगेटिव से। आया समझ में? कुछ नहीं, अपन को पता है एक डाइलेक्ट्रिक को जब अपन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर क्या बने, डायपोल्स बने। उस डायपोल्स की अगर मैं यूनिफॉर्मिटी मानूं कि वो यूनिफॉर्म फॉर्म में अरेंज है, कौन आपके डायपोल, तो उस केस में अपन क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम के पॉजिटिव है वो सेकंड के नेगेटिव से, सेकंड के पॉजिटिव थर्ड से, ऐसे सीक्वेंस कंटिन्यू चलती रहती है। इसका मतलब अंदर जो है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करे जा रहे हैं, बैलेंस करके कैंसिल करे जा रहे हैं। अब बात आ रही है किसकी बात आ रही है, फर्स्ट कॉलम की और लास्ट कॉलम की। फर्स्ट कॉलम के जो नेगेटिव है, फर्स्ट कॉलम का जो नेगेटिव है इसको कैंसिल करने के लिए इसके लेफ्ट साइड में कोई नहीं है। इंटरनल में बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल तो फील्ड है, मैं इंटरनल बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही बात करें लास्ट कॉलम का जो पॉजिटिव है, लास्ट कॉलम का जो पॉजिटिव है उसको कैंसिल करने के लिए भी कोई नहीं है। इसका मतलब मैं क्या देखता हूँ कि ओवरऑल इफेक्ट तो क्या हो जाता है, अंदर जीरो हो जाता है। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कट कर देते हैं सब कॉलम्स के, एक्सेप्ट वन फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, फर्स्ट और लास्ट कॉलम को छोड़ के। क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम के जो आपके नेगेटिव्स हैं और लास्ट कॉलम्स के जो पॉजिटिव हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनके पास में कोई नहीं है। तो अगर मैं एक सिंप्लीफाई वे में डायग्राम बनाऊं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। तो सिंप्लीफाइड जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा कि आपके लेफ्ट साइड में तो ओनली क्या रह गए, आपके नेगेटिव रह गए, और ऐसे राइट साइड में ओनली आपके क्या रह गए, पॉजिटिव रह गए। अब अपन को पता है कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ क्या है, नेगेटिव है। एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसकी वजह से आ रहा है, पोलराइजेशन की वजह से। तो अब उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड आ रहा है। कौन सा फील्ड आ रहा है, पोलराइजेशन वाला, जो इंड्यूस हुआ। बाहर से अपन जो अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या है आपका ई नॉट। अब अपन को पता है ई नॉट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, इंड्यूस जो हुआ।
क्योंकि मैं ये ऐसी बात क्यों है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। और अपन ने पहले भी बात करी कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, कंडक्टर इज ए डिफरेंट थिंग। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और वो सारे के सारे आके कलेक्ट हो जाते हैं कौन से तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और इस वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कंडक्टर में, इंड्यूस जो होता है वो एक्सटर्नल के क्या हो जाता है, धीरे धीरे इक्वल। लेकिन यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकल ही नहीं पा रहे, वो छोटे छोटे क्या बना रहे हैं, डाइपोल्स। और वो डाइपोल्स बना रहे हैं तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो उतना थोड़ी हो पाएगा जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वजह से अपन क्या देखते हैं कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है ई वो हमेशा ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई पी। इसका मतलब ई ओ माइनस अगर मैं ई पी करूँ तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, कौन सी डायरेक्शन में, इनिशियल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन में, मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब कुछ ना कुछ नेट तो बचता ही है। और वो जो नेट यहाँ पे बचता है ये रिप्रेजेंट कर रखा है कि इसे ई से, कि ओवरऑल कितना था बाहर से जो अप्लाई हुआ ई नॉट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, अंदर से जो इंड्यूस हुआ वो कौन सा, ई पी, जो अंदर से इंड्यूस हुआ। अब बचा कितना, तो बचा कितना ई। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल था तो बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल फील्ड था तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरनली फील्ड इंड्यूस होने की वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर से एक्सटर्नल फील्ड था तो बहुत ज़्यादा, कितना ई नॉट, लेकिन इंटरनल फील्ड इंड्यूस हुआ कितना, ई पी। तो रिजल्टेंट जो फील्ड बचा वो कितना रह गया, कम, कितना ई। तो इसलिए अपन क्या देखते हैं कि जब भी किसी अपन डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कम होता है। और यही अपना क्या था टॉपिक, कि रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। मतलब जब भी डाइलेक्ट्रिक को मैं क्या रखता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो अंदर क्या होते हैं, डाइपोल्स बनते हैं, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन हो रहा है। और पोलराइजेशन होने की वजह से आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या आ जाता है, रिडक्शन आ जाता है। तो ये अपना टॉपिक था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात क्या है कि रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ वो रिड्यूस कितना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो अब एक रेशियो आता है, अभी अपन ने बात करी, अभी अपन ने क्या बात करी कि एक होता है ओरिजिनल फील्ड ई नॉट, बहुत ढंग से देखना है इस डेफिनेशन को, बहुत ईजी डेफिनेशन है। एक होता है ओरिजिनल फील्ड ई नॉट, एक आता है रिड्यूस क्या, जो बचा कितना, ओरिजिनल में से माइनस कर दिया किसको, पोलराइज को। फिर से ओरिजिनल कितना था ई नोट, उसमें से माइनस कर दिया किसको, जितना पोलराइजेशन हुआ कितना ई पी, उसमें से उसको माइनस करते हैं तो जो बचता है वो कितना बचता है आपका ई क्या है आपका, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड एंड द रिड्यूस्ड फील्ड। मतलब ओरिजिनल जो फील्ड था उसमें अगर आप डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो, जो रिड्यूस्ड फील्ड होके बचा, अब कितना बचा ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा वो कितना बचा ई। तो ओरिजिनल फील्ड में अगर आप रिड्यूस्ड फील्ड का डिवाइड कर दो तो जो आपका रेशियो होता है उस रेशियो को ही अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। फिर से अपन बात कर रहे हैं, अगर मैं रेशियो लूँ, किस का रेशियो लूँ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इनिशियल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, और रिड्यूस्ड फील्ड का। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका ई नॉट, और रिड्यूस्ड फील्ड जो है वो आपका कितना है ई। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ये वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जिसकी डेफिनेशन यहाँ से आपकी निकलती है। नेक्स्ट आपकी बात आ रही है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब वही है कि भाई कितना पोलराइजेशन हो रहा है। फिर से पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब यही है कि कितना पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब The induced dipole moment developed per unit volume of a dielectric when placed in an external field is called polarization density। मतलब कितने डाइपोल मूवमेंट बन रहे हैं। अभी अपन ने ऊपर बात करी थी कि पोलराइजेशन जो होता है, फिर से सुनना मेरी बात को, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कितने डाइपोल मूवमेंट बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, और उसी को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में जो टर्म होती है उसका नाम ही क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, पी से। तो पी क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या बता रही है कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हो तो कितने आपके डाइपोल बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। अब उसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो वो मैथमेटिकल फॉर्म अपन कैसे निकालते हैं, तो पोलराइजेशन डेंसिटी निकालने के लिए अपन ने क्या करा कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंसीडर करा। सपोज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अपन ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंसीडर करा, कहाँ पे कंसीडर करा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में।
जिसका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया कितना ए, और जिसकी जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो थिकनेस कितनी है डी। अब अपन ने क्या देखा कि ऑब्वियस सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब मैं रखता हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके दोनों साइड में एक कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, जो अभी अपन ने ऊपर बात करी कि सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एंड चार्जेस को छोड़ के, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को छोड़ के। तो उस वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है, मैंने माना कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस माइनस सिग्मा पी, इसके पॉलराइजेशन की वजह से, और इसके जो दोनों फेसेस है उनके ऊपर चार्ज आ जाता है कितना प्लस माइनस क्यू पी। नेक्स्ट अपन को पता है कि अब एरिया है तो एरिया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होती है टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया, टोटल चार्ज कितना है क्यू पी अपॉन ए। तो ये अपन को वैल्यू ध्यान रखनी है किसके, सिग्मा की। नेक्स्ट वी कैन कंसीडर द होल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ए लार्ज डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू पी डी। अब ये अपन ने क्यों कंसीडर करा, यहाँ पे देखो ये अपन को क्या पता है, ये जो कंप्लीट है ये कंप्लीट है, तो इसके अंदर क्या है, एक तरफ तो क्या है नेगेटिव, एक तरफ क्या है पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव ओवरऑल, और बीच में क्या है कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान ली डी। तो पॉजिटिव नेगेटिव और बीच में एक डिस्टेंस है डी, तो ये एक टाइप से अपन इसको क्या बोल सकते हैं डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट अपन निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है चार्ज अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लैब का जो निकाल रहा हूँ वो क्या निकाल रहा हूँ डाइपोल मोमेंट। क्या है डाइपोल मोमेंट की, we can consider the whole dielectric slab as a large dipole having dipole moment। dipole moment क्या होता है चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस। चार्ज अभी अपन ने बात करी कितना है प्लस माइनस क्यूपी, तो क्यूपी इंटू दोनों की वो जो स्लैब है उसकी जो थिकनेस है वही क्या है दोनों के बीच की डिस्टेंस, और वो थिकनेस कितनी है आपकी डी। तो क्यूपी डी ये क्या आ गया आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। अब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अभी अपन ने बात करी कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया आपका क्यूपी डी और डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, अब कंप्लीट है मतलब सॉलिड, तो उसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा कि आपका स्लैब है, स्लैब का ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम कितना होगा एरिया इनटू उसकी जो थिकनेस है वो, एरिया कितना ए और थिकनेस कितनी है डी, क्योंकि अपन निकाल क्या रहे हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। फिर से अपन निकाल क्या रहे हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया अपना क्यू पी डी अपन वॉल्यूम कितना आ गया ए इंटू डी। तो डी से डी तो क्या हो गया कट, इक्वल टू बचा क्या क्यू पी अपॉन ए, और क्यू पी अपॉन ए अभी अपन ने बात करी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया को अपन क्या बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, और टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया अपना क्या होता है उधर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे कुल मिला के क्यू पी अपॉन ए जिसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसके इक्वल आ रही है पोलराइजेशन डेंसिटी। इसका मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी में भी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द सेम थिंग, ये कहना चाह रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका, अगर अपन बोले कि इफ द फील्ड इज नॉट लार्ज, एक नई फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक एंड नहीं हुआ है। देयर इज वन मोर थिंग विच इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। क्या होती है, इफ द फील्ड ई इज नॉट लार्ज, अगर आपका जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, देन द पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फील्ड ई। तो पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बच रहा है उसके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अपन को पता है कि अगर फील्ड ज़्यादा हो रहा है तो आपका पोलराइजेशन भी क्या होगा ज़्यादा, और अगर फील्ड रिजल्टेंट कम बन रहा है तो आपका जो पोलराइजेशन होगा वो भी क्या होगा कम। पर एक लिमिट के साथ क्यों बोल रहा है कि इफ द फील्ड इज नॉट लार्ज, क्योंकि फील्ड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो क्या कर देगा कि इंसुलेटर्स के अंदर अगर अपन फील्ड का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा कि फील्ड का मतलब क्या होता है चार्ज पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब जो चार्जेस है उनके ऊपर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर चार्जेस के ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो चार्जेस ही कहाँ आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। आ रहा है समझ में, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो तब तक तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि एक कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आपका फील्ड उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाए बाहर आ जाए। तो इसलिए अपन कंडीशन क्या लेते हैं कि इफ़ द फील्ड इज़ नॉट लार्ज, अगर आपका फील्ड उतना ज़्यादा नहीं है तो आपका जो पोलराइजेशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर, कि जितना ज़्यादा फील्ड है उतना ज़्यादा क्या होगा पोलराइजेशन। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटता है तो यहाँ पर आपका जो कॉन्स्टेंट आता है वो क्या आता है शाई, जिसका नाम होता है क्या ससेप्टेबिलिटी। और
आपकी जो डायमेंशंस है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, सेम रखने के लिए डायमेंशंस को अपने यहाँ पे एक और अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, एप्सिलॉन नॉट से। तो ओवरऑल आपका जो P है, P क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी, वो किसके इक्वल हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट शाई E क्या है आपका, रिड्यूस्ड फील्ड जो रिड्यूस बचा। तो यहाँ से जो शाई है वो कितना आ जाता है आपका P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। तो अब ये रेशियो किसका हो गया, दस द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि P क्या है, पोलराइजेशन, तो द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपका डेफिनेशन कैसे निकलती है रेशियो के टर्म्स में कि ये जो है ये क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, P क्या है, पोलराइजेशन, और डिवाइड बाय E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से। तो इसलिए अपनी जो डेफिनेशन निकलती है वो क्या निकल जाती है कि दस द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन टू इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोलराइजेशन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जैसे P है वैसे ये भी एक क्या बताती है, आपकी जो शाई है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ये भी क्या बताती है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताती है, किसका, डाइलेक्ट्रिक का। अब नेक्स्ट बात किसकी आ जाती है, एक और लाइन अपन को जो समझनी है इसमें वो क्या है, द डाइलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट शाई, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर शाई की वैल्यू चेंज नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन के एंड शाई, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में और शाई के बीच में आपका क्या रिलेशन होगा। तो अभी अपन ने बात करी कि जो आपका रिड्यूस्ड फील्ड है वो रिड्यूस्ड फील्ड कितना है, E इक्वल टू ओवरऑल फील्ड कितना था, एक्सटर्नल E नॉट माइनस EP। तो ये अपन ने पढ़ा। अब इसके बाद में अपन को क्या पता है कि EP इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। कहाँ से आया ये आपको देखना है, बहुत ढंग से देखो। अपन को पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स कितना होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ से अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाता है, फाई अपॉन E। अब इसके बाद ये तो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्या होता है आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशंस को अगर अपन करें तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकल जाएगा, E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि Q अपॉन A का मतलब क्या होता है, बहुत ढंग से देखना है इस इक्वेशन को। E इक्वल टू Q अपॉन A, Q क्या है टोटल चार्ज, A क्या है टोटल एरिया। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब E इक्वल टू क्या आ गया आपका, E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब E को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपन ने ये लिखा, और अपन को पता है कि सिग्मा को ही अपन ऊपर अभी अपन ने देखा कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यही क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा P और P दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अपनी एक इक्वेशन निकल गई। ये किसकी वैल्यू निकल गई, EP की। EP की जो वैल्यू है कितनी आ रही है, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरी वैल्यूज़ क्या आ जाती है, यहाँ पे E इक्वल टू E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब P क्या है आपका, पोलराइजेशन डेंसिटी। अब अभी अपन ऊपर से वैल्यू देखी कि पोलराइजेशन डेंसिटी की जो वैल्यू होती है क्या होती है, ये रही आपकी वैल्यू। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी, P की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो, क्योंकि अपन को पता है कि P जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, E के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट शाई E। तो इस वजह से अपन क्या बोलते हैं कि ये अपना फॉर्मूला आ रहा है। सबसे पहले क्या करा अपन ने, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट करी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कट। और ओवरऑल जो इक्वेशन है दोनों साइड में अगर मैं E का डिवाइड कर दूँ, क्योंकि सब तरफ E आ रहा है, तो आपकी बचती क्या है इक्वेशन ये। और E को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, E नॉट अपॉन E क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड फील्ड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपका ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, E इक्वल टू K माइनस एक्स, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं कि K इक्वल टू 1 प्लस शाई। K इक्वल टू 1 प्लस शाई। K क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और शाई क्या है आपका ससेप्टिबिलिटी। तो ये क्या आ जाता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। फिर से देखो कैसे निकाला। सबसे पहले अपन को पता है रिड्यूस्ड फील्ड का फॉर्मूला ये रहा। रिड्यूस्ड फील्ड के फॉर्मूले क्या होता है, E इक्वल टू E नॉट माइनस EP, जो पोलराइजेशन फील्ड है। पोलराइजेशन फील्ड अपन कैसे निकालते हैं, अपने बेसिक गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से। अब वहाँ पे आपका क्या आ जाता है कि E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये इस इक्वेशन से आ जाता है। इसको अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट। जब अपन उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो सिग्मा P को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा P क्या होता है आपका चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये अपन ने जो वैल्यू थी EP की, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट करी। तो ये जो अपना फॉर्मूला है, फिर ऊपर से अपने ससेप्टिबिलिटी के फॉर्मूले से उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो गया। E से अपन ने क्या करा,
ई का डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे फिर से ई नॉट अपॉन ई ओरिजिनल फील्ड अपॉन रिड्यूस फील्ड की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। तो बस ये आपका फाइनल ओवरऑल फॉर्मूला आ जाता है कितना, के इक्वल टू 1+x। लास्ट जो टॉपिक आता है वो लास्ट टॉपिक क्या है आपका, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब आपको लग रहा होगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका अपन कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी निकाल चुके, तो बिल्कुल सही है, अपन निकाल चुके हैं, लेकिन कब निकाल चुके हैं, जब बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था। यस और नो। अब अपन को कब निकालना है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या आ गया अपना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो उससे होगा क्या कि अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा तो जो आपका पोलराइजेशन का एक फील्ड बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो प्रोसेस वही है, बस अपन को थोड़े से चेंजेस करने हैं। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, शुरू करते हैं एक बार। अपन को पता है कि जनरल जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस कैसे निकलता है आपका, C = ε0A/d, जहाँ पे A क्या है प्लेट एरिया और D क्या है सेपरेशन है। किसके बीच में सेपरेशन है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। Suppose initially the charges on the capacitor plates are ±q, then the uniform electric field is set up between the capacitor plate। अपन को पता है कि इनिशियली जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपन को पता है कि सिग्मा कितना होता है, q अपॉन a। तो ये आपका क्या हो गया, इनिशियल ओरिजिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और थिकनेस t, मतलब कुछ ना कुछ थिकनेस का जो कि उसके बीच की डिस्टेंस से कम है। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t विच इज लेस देन d, मतलब आपकी बीच की जो स्पेसिंग है उससे कम थिकनेस का अगर अपन एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं बीच में, तो इस प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स द फील्ड है ई पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक, मतलब आपको जो एक्सटर्नल फील्ड है वो ऑब्वियसली बात है डाइलेक्ट्रिक को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा, और इसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाएंगे, चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे दोनों फेसेस के ऊपर। ये यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत ढंग से देखना है इस डायग्राम को। ये डायग्राम जो है यही मेन आपको जो समझना है वो क्या समझना है, देखो जो प्लेट से उसका जो चार्ज है वो कितना है +q, और नीचे वाले का कितना है -q। पहली बात। दूसरी बात क्या है, जैसे ही अपन क्या करते हैं स्लैब रखते हैं, तो स्लैब का क्या है कि अब जो प्लस है उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे जो आपका चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -qp, और नीचे की साइड में जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया +qp। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक्सटर्नल जो फील्ड है वो तो कैसे होगा, एक्सटर्नल फील्ड कैसा होगा आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या है आपका एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस्ड फील्ड का पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, तो ये जो डायरेक्शन होगी आपके नीचे से ऊपर, ये डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन, जिसको ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, EP से, जिसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, EP से। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो ज़्यादा होगा, जो इंड्यूस फील्ड है वो कम होगा, तो ओवरऑल फील्ड क्या बचेगा, कुछ कम हो जाएगा। मतलब पहले कितना था, E0 जा रहा था, पहले क्या बोल रहे थे, पहले ओवरऑल कितना जा रहा था, E0 जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था E0, नीचे की तरफ। फिर से पहले क्या हो रहा था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब देखो पहले क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे तक ओवरऑल फील्ड था आपका कितना था, E0। बीच में EP आया, कहाँ पे आया, EP ऊपर की तरफ आया, लेकिन EP बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की। तो कुछ ना कुछ रिड्यूस्ड फील्ड बचा, कुछ ना कुछ रिड्यूस्ड फील्ड बचा, कहाँ पे, नीचे की तरफ ही, वो कितना E, जो कि कहाँ पे है अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके आगे कि तो इंड्यूस्ड फील्ड है, वो इंड्यूस्ड फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इंड्यूस्ड फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इंड्यूस्ड फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P/ε0। कहाँ से आया, अभी अपन ने बात करी कि प्लेट के बीच में जो आपका इंड्यूस फील्ड होगा उसके जो फॉर्मूला होता है वो कितना आ जाता है, सिग्मा/ε0 इक्वल टू वही कितना होता है, P/ε0। मतलब अभी अपन ने जो पहले डेरिवेशन देखी थी, यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है, इस डेरिवेशन में नया एक पॉइंट भी नहीं है, बस अभी तक जो पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन है। बस इसी चीज़ को आपको समझना है, नया कुछ भी नहीं है। अपन ने पढ़ा ही था कि E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा P/ε0, और सिग्मा P क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी P। तो वही अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो EP की अपन ने वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब अपन को पता है कि नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना है, रिड्यूस्ड फील्ड E0 - EP, और E0 - EP को अपन क्या लिख सकते हैं, E0/K। कैसे लिख सकते हैं वो देखो, अपन को पता है कि K जो होता है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनिशियल जो ओरिजिनल फील्ड है डिवाइड बाय रिड्यूस्ड फील्ड। रिड्यूस्ड फील्ड क्या होता है, E0 - EP। तो यहाँ से E0 - EP को ऊपर लेके गया और K को नीचे लेके आया, तो E0 - EP को क्या लिख सकता हूँ, E0/K। आया समझ में। तो ये क्या आपका रिड्यूस्ड फील्ड कितना, E रिड्यूस्ड फील्ड कितना आ रहा है आपका, E कितना होगा, E0/K। आया समझ में। तो ये तो बात है किसकी, रिड्यूस्ड फील्ड की। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट,
When the K is the dielectric constant of the slab, so between the capacitor plate the field E exists over a distance T and field E naught exists over the remaining distance. मतलब क्या है, इस डायग्राम को ढंग से देखो, ये जो डिस्टेंस है T, इस डिस्टेंस में तो आपका फील्ड कौन सा लग रहा है E, और जो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस में तो कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया है, ये नीचे वाला ये, और ऐसे ही ये जो एरिया है, यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा, ई नॉट ही है। आया समझ में? तो इसका मतलब अब अपन क्या करते हैं कि अगर पोटेंशियल को मैं लिखूँ तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ई इंटू डी। ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल है ई नॉट, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर रिड्यूस्ड फील्ड है ई, तो दोनों की डिफरेंट डिस्टेंस लिख देंगे। तो ई नोट कहाँ है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है डी, उसमें से टी लेस कर दो तो डी माइनस टी। ये क्या आ रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल बाहर के एरिया में जो मैंने अभी ब्लू करा था, और अंदर कितना है, अंदर कितना ई, और अंदर की थिकनेस कितनी है टी। आया समझ में? अब अपन को पता है कि ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ई की अपन ने वैल्यू निकाल रखी है। ई की वैल्यू क्या है आपकी, ई नोट अपॉन के। ई की वैल्यू क्या है आपकी, ई नोट अपॉन के। तो ये जो ई की वैल्यू है यहाँ पे मैंने रख दी, कितनी रख दी, ई नोट अपॉन के। अब यहाँ पे भी क्या है, ई नोट, यहाँ पे भी क्या है, ई नोट, ई नोट, ई नोट, आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब बचा क्या वो आपको देखना है। ये देखो यहाँ पे क्या ई नोट और यहाँ पे ई नोट, ई नोट को क्या ले लिया कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बचा, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या बचा, टी अपॉन के, तो टी अपॉन के। आया समझ में? अब ई नोट की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है आपकी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपकी वैल्यू किसके आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने जो निकालना क्या है अपन को, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो ये जो आपका पोटेंशियल है, इसको अपन डिवाइड में कर देंगे किसके, चार्ज के। तो जब अपन कर देते हैं तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाता है। कितना एक्सप्रेशन आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये एक्सप्रेशन आ जाता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कब, जब प्लेट्स के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक के टी थिकनेस का। आया समझ में? ये एक्सप्रेशन है। अपन ने क्या क्या करा है, स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। इनिशियली अपन को क्या पता होना चाहिए, इनिशियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। उसके बाद में अपन ने क्या करा, ये जो पोलराइज फील्ड है वो अपने पास फॉर्मूला अपन को पता है, वहाँ से अपन ने क्या करा, रिड्यूस फील्ड का फॉर्मूला निकाला अपने रिलेशन से। और उसके बाद मेन जो चीज़ अपन ने करी वो क्या करी, यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता क्या है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं, एक तो ओरिजिनल है और एक क्या आ रहा है, रिड्यूस्ड फील्ड। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, वैल्यू पुट कर दो E की, ताकि आपके E नोट क्या आ जाए, कॉमन, और फाइनल ओवरऑल वैल्यू आ जाए किसकी, पोटेंशियल की। पोटेंशियल को अगर मैं डिवाइड कर दूँ किसमें, चार्ज में, तो मेरे को क्या निकल जाता है, कैपेसिटेंस C। तो कुल मिला के मेरे को निकालना क्या था, C क्या होता है, Q अपॉन V। Q तो फिक्स है, निकालना क्या था, V निकालने के लिए ये सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पे करी। आया समझ में? अब कुछ स्पेशल केस लेते हैं। अगर इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट, अगर पूरी वेट फिट कर दे, मतलब स्मॉल टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। अगर स्मॉल डी को मैं टी के इक्वल पुट कर दूँ तो ये दोनों आपस में डी और टी कट हो जाएंगे, तो ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी इंटू के, ये। और अपन को पता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या होता है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो क्या हुआ कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने रखा तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो मल्टीप्लाई हो गया किसके, के। इसका मतलब क्या है, दस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज के टाइम्स व्हेन द एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब आप क्या करते हो, अगर पूरे के पूरे जो स्पेस है दो प्लेट के बीच का, अगर उसके बीच में आप क्या कर देते हो, डाइलेक्ट्रिक्स पुट कर देते हो, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक जो होगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और ये जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको अपन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ना सी नोट। तो यहाँ से एक और वैल्यू आपकी निकल जाएगी किसकी, के की। ये क्या होता है, सी अपॉन सी नोट का रेशियो, मतलब कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट डिवाइड बाय कैपेसिटेंस विद वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट्स। और ये यहाँ से इसकी एक और क्या निकल जाती है, डेफिनेशन। तो मेनली कुछ भी नहीं है, ओवरऑल अभी अपन ने जो टॉपिक देखा उसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैसे निकालेंगे अपन को पता है, सी का जो फॉर्मूला होता है रिवर्स फॉर्म में, फिर देखो याद करने के लिए सी अपन को निकालना है। सी क्या होता है, क्यू अपॉन वी। क्यू तो सेम है, चार्जेस जो है वो तो सेम है, डिवाइड में क्या आएगा, वी। वी क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू डी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, लेकिन स्लैब के अंदर फील्ड दूसरा है और बाहर वैक्यूम में फील्ड दूसरा है, तो ई कितने हो गए 2, तो इसलिए अपन ने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी और ई की वैल्यू अपन ऊपर से लेके आ गए, अपने फॉर्मूले से अपन ने निकाल दी और यहाँ पे पुट कर दी, तो किसकी वैल्यू निकली इसकी। अब ई की वैल्यू अपन कहाँ से लेके आए, ई अपन को पता है क्या होता है ओरिजिनल माइनस पोलराइज वाला, तो जिसकी अपन वैल्यू अपन निकाल चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से यहाँ से। आए समझ में, यही चीज़ है ओवरऑल, कोई चेंजेस नहीं है प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज में। ठीक है, थैंक यू।